1 लाख रुपया और 5 किलो घी। हाँ। दूसरे दरोगा ने मांगा और पहले ने तो 3.5 लाख ले ही लिया था। जी जी। दोस्तों, हमारे साथ उत्तर प्रदेश का एक ऐसा युवा है जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश में छेड़खानी का मुकदमा, दुष्कर्म का मुकदमा, उत्तराखंड में भी छेड़खानी, दुष्कर्म और जान से मारने का मुकदमा, इसके अलावा दिल्ली तथा हरियाणा में भी यही मुकदमे। 29/9/2012 में मेरे पिताजी का मर्डर कर दिया था। फिर उसकी गवाही देने के लिए हम 6/3/2014 में जा रहे थे। पुलिस सुरक्षा में था, मैं बुलेरो गाड़ी में। वहाँ पे ये हिस्ट्री शीटर बदमाश खड़े थे, क्योंकि ये पेशेवर बदमाश थे। इनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता, मुकदमे तो बहुत दर्ज हुए, लेकिन हमने इनके खिलाफ गवाही दी। उसमें हमें रुपये का लालच भी दिया गया कि 70 लाख रुपए देंगे, तुम समझौता कर लो। मुकदमा तो पंजीकृत हुआ था मेरे खिलाफ दबाव बनाने के लिए कि मैं समझौता कर लूँ इनसे, मुलजिमानों से। तो छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ। छेड़खानी का लखनऊ में एक महिला आ जाती है, नजमा नाम की महिला थी वो। हाँ, उसे महिला को इन्होंने हायर किया। आपने उस महिला को नशीली दवा खिलाया, महिला नशे में हो गई, उसके बाद आप लोगों ने दुष्कर्म किया। ये आरोप हमारे ऊपर। महिला से जब सख्ताई से पूछताछ करी, उसका फ़ोन लिया तो उसके फ़ोन में वो हमारे गांव का जो दरोगा था प्रेमवीर राणा, वो बात करता हुआ, उसे रुपए भेजता हुआ, लियाकत वो शीटर बदमाश, ये सब एविडेंस उसके फ़ोन में मिल गई। पश्चिमांचल से, बागपत से मुकदमा दर्ज होता है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। जीवन में हम कभी जौनपुर आए ही नहीं और देखा भी नहीं होगा। नहीं देखा भी नहीं जी। और बताया कि हमने उसे अपने घर पे बंधक बना के रखा, उसे पिटा, उससे काम करवाया, उसके रुपए नहीं दिए। घटना ये क्या करे थे, घटना दिखाए थे 2-3 साल पहले, मुकदमा दर्ज करवाए थे 2-3 साल बाद, क्योंकि जो वो इंस्पेक्टर था उसे पता था कि लोकेशन 2-3 साल बाद की नहीं आने की। रुड़की के गंगनहर थाने में। हाँ जी, ये गंगनहर थाने में दर्ज हुआ। इसमें क्या किया इन्होंने, किसी वकील से संपर्क किया और संपर्क करके एक कोई लड़की फरवरी 2023 में एक्सपायर हुई होगी, फरवरी में मुकदमा दर्ज करवाया, जुलाई में 7वें महीने में, 5 महीने बाद। इस जवान के चेहरे को आप देखिए, बड़ा बेटा, 2 बेटे। 2012 में जब पिता की हत्या होती है बृजपाल सिंह की, तो यह नौजवान कम उम्र रही होगी। दोस्तों, हमारे साथ उत्तर प्रदेश का एक ऐसा युवा है जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश में छेड़खानी का मुकदमा, दुष्कर्म का मुकदमा, उत्तराखंड में भी छेड़खानी, दुष्कर्म और जान से मारने का मुकदमा, इसके अलावा दिल्ली तथा हरियाणा में भी यही मुकदमे। वह दुष्कर्मी है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है। वाह रे हमारे देश की पुलिस, जब जाता है आईपीएस के पास, जाता है एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी के पास, जांच होती है तो सारे मामले फर्जी पाए जाते हैं। पिता की हत्या होती है, 2012 में पिता की हत्या हो जाती है और फिर दबाव बनता है क्योंकि वह पेशेवर अपराधी हैं। ऐसे बहुत से वारदात किए हैं। जब एक नाबालिग बेटा और बड़ा बेटा जो बालिग हो गया था लड़ते हैं, मुकदमा वापस करने की, गवाही बिगाड़ने की धमकी दी जाती है। जब गवाही देने जाते हैं पुलिस की सुरक्षा में, तो अधिकारियों ने फायरिंग किया, ताबड़तोड़ फायरिंग। क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, यह मामला है बागपत का। यानी देखा जाए तो हमारे सामने बैठे हैं निश्चय राणा। इनके पिताजी की हत्या हो गई, गोली मार करके हत्या हो गई, दिन दहाड़े हत्या हुई, अपराधियों ने जीवन लीला समाप्त कर दिया। फिर यह नौजवान लड़ते लड़ते आज 4 प्रदेशों में मुलजिम बनाया गया और अब एलएलबी कर रहे हैं। दोस्तों, हमने पहले भी कहा था कि ऐसे तमाम लोगों को हम मंच देंगे। हमारे जानने वाले प्रतीक हैं, उनका यह स्टूडियो है, तो इस स्टूडियो में मैंने अनुरोध करके उनसे स्टूडियो आए लिया है, तो आज इनसे बातचीत कर रहा हूँ। निश्चय बाबू, बहुत बहुत शुभकामना आपको। बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे टाइम दिया, अपने कीमती समय से निकाल के, उसके लिए धन्यवाद। इस जवान के चेहरे को आप देखिए, बड़ा बेटा, 2 बेटे। 2012 में जब पिता की हत्या होती है बृजपाल सिंह की, तो यह नौजवान कम उम्र रही होगी, यानी 2026 है यह। अब एक छोटा भाई नाबालिग था, माँ थी, पिता को दिन दहाड़े बाजार में मार दिया गया और थाना था 2 घट और आपका गांव था निरपुरा। फिर जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें 307 और हत्या, यह सारे मुकदमे हैं। जी सर, बिल्कुल। आप लोगों ने लड़ाई लड़ा। अब क्रमवार आप यह बताइए निश्चय बाबू कि जब गवाही देने जा रहे थे, पुलिस की सुरक्षा आपको मिल गई जी, एक दरोगा, 2 सिपाही थे, 2 सिपाही। हाँ जी, आपकी सुरक्षा में और आपकी माताजी की सुरक्षा में। बिल्कुल सर, यह 2 मिले। पुलिस की सुरक्षा में आप जा रहे थे गवाही दे रहे, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, आपका एडिशनल जज जो भी रहे हो, जी जी, मुकदमा चल रहा था।
आप आई विटनेस थे, सर चक्षुदर्शी गवाह, तो उस समय हमला हुआ, जी बताइए क्या मामला है। अच्छा सर, 29/9/2012 में मेरे पिताजी का मर्डर कर दिया था। हाँ। ये बाजार में ही किया था, गांव में ही। काफ़ी भीड़ थी, पेट में सामान लेने गए थे, वहाँ पे कर दिया था। फिर उसकी गवाही देने के लिए हम 6/3/2014 में जा रहे थे, पुलिस सुरक्षा में था मैं बोलेरो गाड़ी में। तो गुफावाड़ा मंदिर है हमारे यहाँ बागपत में, बहुत फेमस है। वहाँ पे ये हिस्ट्री शीटर बदमाश खड़े थे, क्योंकि ये पेशेवर बदमाश थे। इनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता, मुकदमे तो बहुत दर्ज हुए, लेकिन हमने इनके खिलाफ गवाही दी। और जब हम 6/3/14 में गवाही देने जा रहे थे तो गुफावाड़े मंदिर पर खड़े थे, इन्होंने वहीं पुलिस सुरक्षा में हमारे ऊपर हमला किया था। अच्छा। वहाँ इनकी मुठभेड़ पुलिस से हुई। मुठभेड़ में 2 हिस्ट्री शीटर बदमाश मौके से पकड़े गए थे। एक बार अच्छा, मुठभेड़, एक चीज, किसने देखा कि वो सब हैं या गोली चलाएंगे? गोली चला दिया सर गाड़ी पर? बिल्कुल सर, गाड़ी पे गोली चलाया। मेरी निगाह दूर से ही पड़ गई थी। अच्छा। कि वे खड़े हुए, मैंने दरोगा जी थे उस टाइम, रणधीर जी, उनको बताया तो उन्होंने कहा गाड़ी धीमी कर लो। मैंने गाड़ी धीमी करी। अच्छा, आप बताए कि आगे आगे हैं सब, दिख हाँ रहे ये हैं। खड़े हैं सर, दिख रहे हैं अभी। हाँ। तो उन्होंने मैंने गाड़ी धीमी करी। गाड़ी धीमी करते हुए उन्होंने गाड़ी देकर तुरंत गोली मारी। उन लोगों ने मारा किधर से? नहीं, उन लोगों ने पहले मारा, फिर अच्छा। पुलिस ने भी उन पर फायर किए। अच्छा। फायर करके वे 7-8 थे, कुछ बुलेरो में थे, एक डिस्कवर बाइक पे थे। वे बुलेरो लेकर भाग गए और 2 थे जो वे ईख में घुस गए वहीं। अच्छा। फिर वहाँ पे पुलिस को फ़ोन किया, दरोगा जी ने QRT बहुत फोर्स आई। 2 मुलजिमान मौके से गिरफ्तार हो गए थे, हिस्ट्री शीटर। तो निश्चय यह वास्तविक मुठभेड़ थी ना सर बिल्कुल सच, बिल्कुल मतलब जो आंख के सामने घटित हुआ। बिल्कुल सर। तो वह तो मार डालते, आपको भी मार डालते, पुलिस भी मारी जाती उसमें, जिस तरह का उनका था नजरिया। बिल्कुल फिर सर। भाग करके गन्ने के खेत में गए। हाँ जी, ईख में घुस गए फिर वहाँ तब पे। तक अगल बगल के थाने वाले भी आ गए होंगे, बिल्कुल सर। घेर लिया। घेर लिया थाने ने, और घेर के 2 मुलजिम मौके से गिरफ्तार हो गए थे वहाँ पे। और कुछ किसान थे, उन्होंने मदद की थी उन्हें पकड़वाने में। अच्छा। हाँ जी, मतलब जो बहादुर गन्ना थे। छील रहे थे। अच्छा, बहादुर थे। हाँ जी, ठीक उन्होंने थे वो। बताया किसी में गया है हाँ वैसे। जी, हाँ जी, हाँ तो जान बच गई। जी। जी सर। फिर आप गए, गवाही दिए या फिर नहीं, अगले उस दिन दिन? गवाही तो हो नहीं पाई जी फिर हमारी। हाँ। उस दिन तो फिर वे मुकदमा दर्ज कराने चले गए पुलिस वाले। अच्छा, तो 2 गिरफ्तार हुए, उसके बाद शेष का क्या हुआ? शेष भाग गए थे, फरार हो गए थे। फिर शाम को पुलिस ने उनकी मदद से जैसे भी उन्हें, जो बाकी थे भाग गए थे, 5-6 मुलजिम थे, वे भी गिरफ्तार कर लिए थे। चलिए, रात तक उन पुलिस वालों को सैल्यूट, दरोगा जी का और सिपाही जी का क्या नाम था उन लोगों का? वे सर उस समय, चलिए, बहादुरी का परिचय दिया कुल मिलाकर के उन लोगों ने। जी। दोस्तों, यह एक ऐसी मुठभेड़ है जो यह चक्षुदर्शी हैं, विटनेस थे, अपने पिता के मर्डर की गवाही देने जा रहे थे और फिर हमला हुआ। चलिए, निश्चय उसके बाद क्रमवार आप बताते जाइए। फिर और भी 6-7 गिरफ्तार हुए। हाँ जी, गिरफ्तार हुए। उनकी सुरागदर्शी पर, मतलब उनके बताने के आधार उनके पर। बताने के आधार पर कौन कौन थे। फिर आपके ऊपर समझौता करने का दबाव लगातार बनता रहा। दबाव बनता रहा, हमने मना कर दी कि हम समझौता नहीं करेंगे। हाँ। हाँ जी, उसमें हमें रुपए का लालच भी दिया गया कि 70 लाख रुपए देंगे, तुम समझौता कर लो। अच्छा। हमारे वहाँ के कोई राजनीतिक व्यक्ति थे खेकड़ा के, लेकिन हमने मना कर दिया कि नहीं, हम समझौता नहीं करेंगे। तो फिर कुछ दिन बाद एक हम घर पे बैठे थे, 2 पुलिसकर्मी थे मेरे साथ, में गैलरी में बैठा हुआ था। वहाँ इनका ही जो बदमाश है, इनके परिवार का एक सदस्य था अंजीव, उसने घर पे आकर हमला कर दिया। अच्छा। और मौके पे ही वो पकड़ा गया। अच्छा। वहीं उस पर तमंचा पकड़ा गया और पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार करके दिया और उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ। वो जेल गया, हालांकि उसे न्यायालय से 7 साल की सजा और 5,000 के अर्थदंड से दंडित भी किया गया। अच्छा। हाँ जी, 2015 में उसने हमला किया था। अच्छा, उसके बाद अब हमला का क्रम तो थम नहीं रहा है और हमला के बाद फिर दुष्कर्म चल रहा है और कई प्रदेशों में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आप चरणबद्ध ढंग से हम चलते हैं आगे और इनके खिलाफ फिरौती मांगी गई। हाँ जी, आप मेरे से कहा गया कि भाई तुम इसमें समझौता नहीं कर रहे, अब तक जो हमारे रुपया खर्च हुआ वो दो, और नहीं हम तुम्हें जान से मार देंगे। तुम्हारा जो छोटा भाई है, हमने पता लग लिया कहाँ पढ़ रहा, उसे अपहरण करके उसकी हत्या कर देंगे। ये कौन धमकी दिया? तो फिर जो हिस्ट्री शीटर बदमाश थे, उसमें ओम प्रकाश था, बाबू भड़ल था, नीरज दा, फिर मैंने इसमें मुकदमा दर्ज कराया था उन लोगों के खिलाफ। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 घट में हिस्ट्री शीटर और हत्या के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ और फिर आगे बताइए। ये मुकदमा अपराध संख्या 3/93/16 थाना 2 घट, छेड़खानी व मारपीट, या क्या है? ये सर मुकदमा तो पंजीकृत हुआ था मेरे खिलाफ दबाव बनाने के लिए कि मैं समझौता कर लूँ इनसे मुलजिमानों से। तो छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ। छेड़खानी का। तो इसमें क्या हुआ? इसमें फिर मेरी नामजदगी की झुट्टी पाई गई थी जांच में। सब कप्तान ने जांच कराया? हाँ जी, SP साहब थे उस टाइम। कौन थे पुलिस कप्तान? ये तो कप्तान साहब तो उस टाइम में याद नहीं कौन थे। चलिए, कोई बात नहीं, आलोक जी थे। जो भी कप्तान साहब थे, उन्होंने जांच कराया और यह मामला स्पंज कर दिया गया, यह मुकदमा।
अगला मामला है 91/2021 और 105/2021। यह क्या है? जान से मारने की धमकी, थाना 2 घाट में फिर कोई? हाँ, ये सर मुकदमा दर्ज कराया है। मेरे परिवार का सदस्य था जिस पर मुकदमा दर्ज कराया, उसे शराब वराब पिला के और भेज के वहाँ हमारे यहाँ दंगा सत उतरवाया और उस पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया हमारे खिलाफ। अच्छा। परिवार के पे अच्छा। उनसे आदि था। फिर इसमें भी जांच हुई, जांच में मुकदमा एक्सपंज हुआ और माननीय न्यायालय में भी वो जो एक्सपंज रिपोर्ट गई थी वो स्वीकृत होगी। अच्छा, 105/2021 क्या है? गाली गलौज और ये खुद जो दरोगा जी थे हमारे गांव के, अच्छा, प्रेमवीर राणा, वे उस समय आपके गांव के रहने वाले थे और पोस्टिंग कहीं और थी? सहारनपुर में पोस्टिंग थी। तो यह उधर से इन्वॉल्व थे? सर क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था अगर समझौता कर लोगे तो सही रहेगा। मैंने इन्हें समझौते को मना कर दी, तो मेरी इनके आपस में फोन पे बहस हो गई थी। बहस होने पे इन्होंने गलत बोल दिया था, तो मेरे पास रिकॉर्ड कर लिया। हाँ जी, रिकॉर्ड कर लिया। तो मैंने कप्तान साहब को दी, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें। अब यह उस दरोगा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा रहे हैं जो इनके गांव का ही था और लगातार मुकदमा वापस करने का, गवाही बिगाड़ने का और पीछे हटने का, समझौता करने का दबाव बना रहा था। तो उसके ऊपर भी आपने मुकदमा दर्ज कराया। अब वही दरोगा कैराना में चला जाता है। कैराना में? हाँ जी, जिला मतलब पोस्टिंग हो जाती है शामली, और फिर यह इंस्पेक्टर हो जाता है। वहां भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ, इसने सर वहां पे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 2 मुकदमे दर्ज कराए थे। अच्छा। एक 483 और एक 492 2020 में ये मुकदमे दर्ज कराए थे। लेकिन जब इन्होंने मुकदमे दर्ज कराए तो इन्होंने ये नहीं देखा कि जिस दिन ये मुकदमा दर्ज करा रहे थे उसी तारीख में मेरे पिताजी के जो हत्यारे थे उन्हें आजीवन कारावास हुआ था 5 हत्यारों को। और मैं सुरक्षा में था, अगले दिन अखबारों में, न्यूज चैनलों में सब जगह आया था। इन्होंने वो तारीख नहीं देखी और मुकदमा दर्ज कर दिया। वह गंदा और क्रूर दरोगा, वह बेईमान दरोगा जिसके प्रभाव से कैराना में मुकदमा दर्ज हो रहा है और इधर बागपत में उसी दिन इनके पिताजी के मर्डर का केस का फैसला आना था। यह पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट रूम में मौजूद थे, फैसला आएगा तो यह वहां थे और उसी दिन मुकदमा दर्ज कराया जाता है। जी। प्रकृति ने आपका सहयोग किया और फिर सारा एविडेंस आपके पास थे। फिर आप गए पुलिस कप्तान के यहाँ गए होंगे? हाँ जी, वहाँ पे कप्तान साहब से उस टाइम सुकीर्ति माधव जी। सुकीर्ति माधव? सर मैं उनके पास सभी एविडेंस लेके गया कि मैं वहाँ मौजूद था। मैं तो इसमें था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पुलिस भेज दी थी गिरफ्तार करने के लिए। तो पुलिस से हम बच गए। क्या क्या मुकदमा उस समय दर्ज कराया? इन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डालने का, इस तरीके के मुकदमे, महामारी के, ये 2-3-4 धाराएं ऐसी लगाई थी उसमें। अच्छा। गिरफ्तारी की धाराएं थी। हम वहाँ गए, सब एविडेंस दिखाए। तो कप्तान साहब ने एविडेंस देख के कहा कि हाँ ये वास्तव में सच बोल रहा है। और कैराना में SCO थे अमरदीप मौर्य जी, उन्हें फोन किया कि भाई ये गलत है बिल्कुल इनके खिलाफ और टेक्निकल एविडेंस है इनके पास, इनके आधार पर जांच करो। फिर हमारी वहाँ पे लोकेशन निकाल ली गई, सब चीज़ देखी गई तो फर्जी पाया। फर्जी में फिर इन्हें उस समय 9 पुलिस वालों को बैड एंट्री दी गई थी। अच्छा। हाँ जी। नियमतः तो हीरो, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। दोस्तों यही वह विषय है, बैड एंट्री दिया गया, एडवर्स एंट्री, और फिर उसको वापस भी कर लिया जाएगा। अच्छा होना ही चाहिए कि उनको रगड़ दिया जाता। जिस दिन यह युवा अपने पिता के हत्या के मामले में फैसले का इंतजार कर रहा था, कोर्ट उस दिन फैसला सुना रहा था, यह कोर्ट के उसमें कोर्ट रूम में थे और उस समय इनके खिलाफ कितना दूरी होगी आपके यहाँ से बागपत से जहाँ मुकदमा दर्ज हुआ कैराना में? 60 किलोमीटर के आसपास दूरी। 60 किलोमीटर। अब तो एडवर्स एंट्री देकर के छोड़ दिया गया, बहरहाल आपका जान बचा। हाँ जी। अगला क्या हुआ? सांभली के थाना कोतवाली में मुकदमा संख्या 423/22 बलवा, जान से मारने की धमकी इत्यादि क्या है? हाँ सर, ये मुकदमा दर्ज कराया गया था। एक लड़के को हायर किया गया था इसमें कि भाई कांधले की घटना दिखा के और तुम ऐसे उन पर आरोप लगाने, बलवा के, जान से मारने की धमकी के, और 307 में ये मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज हुआ। तो जो दरोगा जी थे उन्होंने हमें फ़ोन किया, भाई तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा ऐसे। उस समय शामली में कप्तान साहब बदल गए थे, वहाँ पे अभिषेक जी आगे थे जो आज बिजनौर में है। तो हम सभी एविडेंस लेकर उनके पास गए और उन्हें सच्चाई से अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं आऊँ तुम्हारे खिलाफ कोई भी फर्जी मुकदमा दर्ज नहीं होगा और इस मुकदमे को हम ख़त्म करावांगे। जिस लड़के ने मुकदमा किया था उससे पुलिस मिलना चाह रही थी, लेकिन वो भागता जा रहा था, वो पुलिस को मिल नहीं रहा था, वो भाग रहा था कि मुकदमा फर्जी था। फिर उसकी पत्नी से बात हुई, उसने बताया कि ये तो दबाव में फैसला कराया गया हमारे पे, वो मुकदमा कराया गया, ये गलत है। तो उसके आधार पे ये मुकदमा एक्सपंज हो गया था जी। चलिए, SP अभिषेक
जो इस समय कहाँ हैं, बिजनौर में तैनात। बिजनौर के पुलिस कप्तान अभिषेक को सैल्यूट कि उन्होंने जांच कराया, लेकिन पलट करके उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, जो पुलिस ने नहीं किया। आगे अब आ जाते हैं वहाँ से आप लखनऊ में भी मुकदमा दर्ज हो जाता है, एक मैडम आ जाती हैं। हाँ जी, लखनऊ प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में एक महिला आ जाती है, नजमा नाम की महिला थी वो। हाँ, उसे महिला को इन्होंने हायर किया। उसमें एक लियाकत प्रधान है मुजफ्फरनगर का, उससे इसकी महिला के कुछ संबंध थे। वो इसे कुछ लालच दे के और हमारे खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का और नशीली थाना कौन सा है? थाना ठाकुरगंज में। अच्छा, आपने उस महिला को नशीली दवा खिलाया, महिला नशे में हो गई, उसके बाद आप लोगों ने दुष्कर्म किया। ये आरोप हमारे ऊपर ये आरोप लगे, और भी आरोप लगे होंगे। हाँ जी, हाँ इसके साथ और भी धाराएं होंगी। हाँ जी, कई धाराएं। तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज में इन्होंने अमानत में खयानत भी किया और फिर महिला को नशीली दवाएं खिलाया और खिला करके आप लोगों ने दुष्कर्म किया। जी जी। अब इसके लिए आप कहाँ गए? फिर सर मुझे इसकी जानकारी हुई, अवधेश जी थे इसमें जांच अधिकारी, उनका फोन आया। हाँ, तो मैंने उन्हें बताया ठीक है जी मैं आऊँगा। जो मेरी सुरक्षा में थे पुलिसकर्मी, मैं उनके साथ सीपी सर थे यहाँ पे उस टाइम, श्रेडी करके थे वे, मैं उनके पास आया। उन्होंने फिर तुरंत मेरी बात सुनकर राहुल राज डीसीपी वेस्ट थे, उन्हें फ़ोन किया कि भाई सब एविडेंस है और ये मुझे फर्जी लग रहा। तो उन्होंने चिरंजीव नाथ सिंह नए डीसीपी थे, उनसे बात की और इसमें एक अच्छी तरीके से गठित करके टीम वो उस महिला को पकड़ी। अच्छा। और उस महिला से जब सख्ताई से पूछताछ करी, उसका फ़ोन लिया तो उसके फ़ोन में वो हमारे गांव का जो दरोगा था प्रेमवीर राणा, वो बात करता हुआ, उसे रुपए भेजता हुआ, लियाकत वो स्टीशीटर बदमाश, ये सब एविडेंस उसके फ़ोन में मिल गए कि उसे रुपए भेजे जा रहे, हमारे खिलाफ हमारे फोटो तक भेजे गए, हमारे फर्जी साइन करके भेजे गए कि वो ऐसे साइन करता है। मतलब वो आपके गांव का दरोगा जो बाद में इंस्पेक्टर हो गया, और शामली में भी करा रहा है, उधर भी करा रहा है, लखनऊ में भी करा रहा है। कहानी यही खत्म नहीं हो जाती है। अब चलिए अभी हम आपको ले चलते हैं हरियाणा, उत्तराखंड, इसके बाद अब आ जाते हैं पूर्वांचल में भी, यानी पश्चिमांचल से, बागपत से मुकदमा दर्ज होता है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। बताइए हीरो, अभी तो हम लोग उत्तराखंड भी चलेंगे और हरियाणा भी चलेंगे। फिलहाल जौनपुर में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ। हाँ जी, जौनपुर में एक मुकदमा दर्ज करवाया थाना लाइन बाजार में। अच्छा। और उसमें ये दिखाया कि कोई नौकर था, उसे हम ले गए, जबकि जीवन में हम कभी जौनपुर आए ही नहीं और देखा भी नहीं होगा। नहीं देखा भी नहीं जी। और बताया कि हमने उसे अपने घर पे बंधक बना के रखा, उसे पिटा, उससे काम करवाया, उसके रुपए नहीं दिए। घटना ये क्या करे थे, घटना दिखाए थे 2-3 साल पहले, मुकदमा दर्ज करवाए थे 2-3 साल बाद, क्योंकि जो इंस्पेक्टर थे उसे पता था कि लोकेशन 2-3 साल बाद की नहीं आने की, इस चीज़ का वो फायदा उठावे थे। ऐसे ही ये घटना पुरानी दिखाई, 3 साल पुरानी दिखा के मुकदमा दर्ज कराया। अब हमें जानकारी हुई कि इस मुकदमे में हमारे खिलाफ चार्जशीट लग गई। याद है मुकदमा अपराध संख्या? हाँ जी, 493/23। 493/23, 23 माने 2023 में। फिर क्या किया आपने? आए जौनपुर, फिर आप खोजे होंगे किस अधिकारी के पास जाएं। इसमें सर ये पता लगा कि इसमें तो ऐसा किया, मुकदमा दर्ज हुआ, जांच अधिकारी ने हमसे बात नहीं की, क्योंकि जो दरोगा थे प्रेमवीर राणा, वो मेरे पिताजी के हत्यारे जो स्टीशीटर थे उनसे मिले और मिलके उनके जानने वाले एक यहाँ लाइन बाजार में उस समय इंस्पेक्टर थे संजय, उनसे मिले और मिलकर मुकदमा दर्ज करा के 41 के नोटिस पे हम 4-5 मुलजिम थे, सारों के फर्जी साइन कर दिए। अच्छा। और करके फर्जी चार्जशीट तैयार करके न्यायालय में भी दाखिल कर दिया। अरे कोई बयान नहीं लिया? कोई बयान नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई मौके पे नहीं। यही वह मामला है उत्तर प्रदेश पुलिस का क्रूर चेहरा, दानवी चेहरा, जिसे देखकर शर्म आती है कि इस नौजवान पर जौनपुर में मुकदमा दर्ज होता है और यह कि एक लड़के को ले गए थे, वहां बंधक बना करके रखे थे, मजदूरी कराते थे, और इस बंदे को कुछ पता भी नहीं, चार्जशीट दाखिल कर दी गई। फिर कहाँ गए आप? फिर सर जानकारी हुई हमें, उनके आपस में बहस हुई होगी, उनके परिवार वालों ने बताया कि एक फर्जी मुकदमा ऐसा है, तो जौनपुर में अपने चचा भेजे वे सब कागज वकील के द्वारा। अच्छा, कोई फूट गया उसमें से? उनमें फूट पड़ गया, मतलब आपसी विवाद उनमें हुई, तो किसी ने फिर बताया आपको कि ऐसा ऐसा हो रखा कि बेटा अगला मुकदमा तो अब जौनपुर में भी है। जौनपुर में भी है। तो आप यहाँ आए, जौनपुर आए, सारे कागज निकलवाए, एक फिर गांव में आके एप्लीकेशन बनाई, सब एविडेंस इकट्ठे किए। जो अब मैंने देखा था कितनी बार कि वहाँ पे एक बहुत अच्छे अधिकारी है पीयूष मोडिया जी, हाँ, उनकी न्यूज़ देखी मैंने, तो मैं अब सारे पुलिस महानिदेशक हैं वाराणसी में बैठे हैं। सर पीयूष मोडिया जी बहुत अच्छे अधिकारी है। मैंने देखी तो मैं वहाँ पे लेकर चला गया सब एविडेंस, और मैंने उन्हें दिखाया, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सुना और मेरे एविडेंस देखे। उन्होंने देखते ही उस समय वहाँ पे जो कप्तान साहब थे डॉक्टर अजयपाल जी, उन्हें फ़ोन किया, शर्मा, हाँ जी, उनको फ़ोन किया कि भाई ये बिल्कुल वास्तव में गलत हो रखा, तुम भी एक बार जांच कर लो इसमें। फिर शाम को हम उनके आवास पे मिले
इसमें जांच हुई। जांच में सब कुछ फर्जी पाया गया और जो मुकदमा दर्ज था वो एक्सपंज हुआ। एक्सपंज होकर जिसने मुकदमा दर्ज कराया था उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई भी की गई। अच्छा। फिर जब ये मुकदमा खत्म हुआ फिर मैं एडीजी साहब से मिला कि मेरे शोषण हो रहा है, ऐसा फर्जी हुआ, और मैंने भी अपनी एक तहरीर दी। फिर मेरी उस तहरीर पे हमारे गांव के जो इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा, उसके भाई प्रताप और जो हिस्ट्री शीटर बदमाश थे मेरे पिताजी के हत्यारे हुए, और उस समय जो यहाँ पे संजय रहे थे इंस्पेक्टर, तत्कालीन इंस्पेक्टर, अब तो सीओ हो चुके, और गोपाल जी तिवारी, इन सब के खिलाफ मैंने भी दिया। तो उन पे एडीजी साहब ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया 420, 67, 68, 69। हाँ जी, मतलब कूट रचना, फ्रॉड प्ले और इस तरह ये और उसकी जांच आयुष श्रीवास्तव जी IPS अधिकारी है, वे भी अच्छे, वे उसकी जांच कर रहे हैं और जांच में बहुत कुछ दो साबित इन पर हो चुके हैं। अच्छा, चलिए दोस्त, उसके बाद रानीपुर हरिद्वार में भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ 461/23। हाँ जी, वहाँ पे कोई एक महिला, इन्होंने साइस्ता नाम की महिला किराए पे की, हायर की। वो साइस्ता को कराने में भी लियाकत का वो रहा, परमवीर और प्रताप साथ थे, इनके भी एविडेंस मिले, और इनके द्वारा वहाँ भी सामूहिक बलात्कार का और जहरीले पदार्थ देकर, मतलब हर जगह नशीला पदार्थ आप खिलाते हैं, उसके बाद फिर बिल्कुल वही घटना कहानी सब एक, और साल भी वही 3 साल पुरानी घटना दिखावत है कि लोकेशन नाव है उसकी पर्दे के पीछे जो दानव राक्षस है वो वही है, वही सब वही। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे जी मैं सारे एविडेंस लखनऊ के यहाँ के सब लेके वहाँ पे SP थे परविंदर डोभाल जी, उनसे मिला, उन्हें सारी सच्चाई से अवगत कराया। उन्होंने जांच अधिकारी को कहा, उसमें जांच हुई, जांच में सब कुछ फर्जी पाया गया, वो मुकदमा एक्सपंज हुआ, और जो साइस्ता थी उसका पति था और हमारे गांव के प्रताप और हिस्ट्री शीटर लियाकत, परमवीर राणा, इन सब के खिलाफ एक एक्सटॉर्शन का मुकदमा मेरी तरफ से दर्ज हुआ। अच्छा। वहाँ पे भी जब ये खत्म होगा, और 4 के खिलाफ उसमें चार्जशीट भी दाखिल होगी, केवल परमवीर राणा भी इसमें फरार है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, एक मुकदमा अपराध संख्या है 383/23, यह रुड़की के गंग नहर थाने में। हाँ जी, ये गंग नहर थाने में दर्ज हुआ। इसमें क्या किया, इन्होंने किसी वकील से संपर्क किया, और संपर्क करके एक कोई लड़की फरवरी 2023 में एक्सपायर हुई होगी, फरवरी में मुकदमा दर्ज करवाया, जुलाई में 7वें महीने में, 5 महीने बाद उसमें मेरे भाई का नाम दिखा दिया कि यह जो लड़की मरी इसके उकसावे से मरी। अच्छा। ये आरोप लगा दिए। हम उसमें गए, वहाँ जो आईओ थे मंजीत जी, उनसे। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, इस मामले में कैसे दो दरोगाओं ने, एक ने 3.5 लाख लिया और एक ने 1.5 लाख लिया। यह मामला बहुत देवभूमि उत्तराखंड के उन दरोगाओं ने जो अपना चेहरा बिगाड़ा। अब हम उस पर आते हैं। तो यह है रुड़की गंगनहर थाना, जहां किसी जो मनदीप थे जी पहले इसमें आईओ। हाँ। उनका फोन आया, हम वहाँ पे मैं गया और अपने भाई को भी अपने साथ ले गया। तो उन्होंने मेरे भाई को बैठा लिया ऑफिस में और दबाव बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, साहब इससे पहले 8-10 मुकदमे हो रखे मेरे पे, सबकी जांच भी है, सब यही व्यक्ति है, यही करा रहे। एक लड़की दूसरे महीने में खत्म हो रही, 5वें में मुकदमा दर्ज हो रहा, ये तो आप यहीं पे देख लो। तो उन्होंने दबाव बना दिया कि नहीं, मैं तो तुम्हारे भाई को जेल भेजूंगा। अब मेरा भाई अच्छी पढ़ाई कर रहा अपनी, कहीं कामयाब होने की उसमें। तो हमने बात करी, पहले उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे, लेकिन बाद में उन्होंने 3.5 लाख पे भी रेडी हो गए कि मैं मुकदमा खत्म कर दूंगा। अच्छा। तो हम जो उन्हें रुपया दिया उसके एविडेंस हमने ले लिए कि भाई ये एविडेंस है। अच्छा, मतलब फोन पर बातचीत होती थी, लेन देन की, तो अभी बात आप रिकॉर्ड करते थे? हाँ जी, और वीडियो थी कुछ। अच्छा, वे वीडियो भी ले ली, मतलब पैसा देते हुए भी वीडियो बनाया? जी जी जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा मुकदमा खत्म हो गया। हम अपने बैठ गए कि मुकदमा खत्म हो गया। 3-4 महीने बाद फिर फोन आया एक बलवंत पवार का, दरोगा जी का, रुड़की से। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा ये मुकदमा, हमने कहा सब ये तो खत्म हो गया। बोले नहीं, खत्म नहीं हुआ है, तो चालू है मुकदमा, आके मिलो। फिर हम वहाँ पे गए, हम उनके पास गए, तो उन्होंने भी ऐसे ही दबाव बनाए कि नहीं, इसमें तो उन्होंने मनदीप ने सही लिखा पढ़ी नहीं करी, ये तो ऐसे फंस जाएंगे, जेल चले जाएगा। फिर कुल मिला के उस टाइम उन्होंने कहा कि तुम हमें रुपए दो। हम उन्हें जैसे तैसे करके 1 लाख रुपए उस टाइम दिया, और 5 किलो उन्होंने कहा था कि भाई कुछ घी भी लाना घर का। तो हम 5 किलो घी ले गए थे और 1 लाख रुपए उन्होंने ले लिए। वे बोले मैं सीओ साहब से बात करके तुम्हें बताऊंगा। फिर उनका 5 किलो घी लिया? हाँ जी, 1 लाख। यह क्या मतलब, भैंस का घी मांगा था दरोगा ने कि गाय का घी मांगा था? कुछ गुड़ उड़ भी मांगा था? नहीं, बस घी के लिए कहा था कि गांव का घी और 5 किलो गांव का घी? हाँ जी, हाँ। 1 लाख रुपया और 5 किलो घी दूसरे दरोगा ने मांगा, और पहले ने तो 3.5 लाख ले ही लिया था। जी जी जी। फिर सर उन्होंने कहा, मैं फोन करके 10-15 दिन बाद उनका फोन आया, बोले कि भाई इसमें तो 4 लाख रुपए तुम्हें और देने पड़ेंगे। अच्छा। हमने कहा कि दरोगा जी, जब हम 3.5 तो उन्हें दे चुके, 1 लाख आपको दे चुके, हम 4 कहाँ से लावे? और बोले इससे कम बात नहीं बनेगी।
फिर लास्ट बोले 350 में बात बनेगी। जब हमें दिखा नहीं बात बनती तो फिर वहां पे मैं एसपी साहब के पास पहुंच गया, सब एविडेंस लेकर। कौन थे पुलिस कप्तान? परविंदर डोभाल जी थे। हाँ। सारे एविडेंस ले गया। उन्होंने तुरंत जब ही मेरे जो सबूत थे ऑडियो वीडियो पे देखे और इन्हें 1 तारीख 7वां महीना 2025 में तुरंत सस्पेंड कर दिया दोनों को, और इनके खिलाफ विभागीय जांच, दोनों को विभागीय जांच इनके खिलाफ बैठा दी और जांच अधिकारी एसपी रूरल को नियुक्त कर दिया। उन्होंने जांच करी, जांच में इन्हें दोनों को पूर्णतः दोषी पाया गया। दोषी पाए जाने पर इन्हें मिसकंडक्ट दी गई। पैसा वापस हुआ कि नहीं? नहीं, पैसा वापस नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? नहीं जी, वो वापस नहीं। पुलिस कप्तान से बात नहीं की कि पैसा वापस कराइए? फिर कप्तान साहब चेंज हो गए वहां पे, अब नवनीत सर आ रहे वहां पे। एक लड़ाई और लड़ना है, इनके पेट से पैसा निकालना है रिश्वत का। बिल्कुल सर। लिया है और उसके बाद इनका पिंड मत छोड़िए। नहीं सर, अपराध दर्ज कराइए इनके खिलाफ। हाँ, मैं उसमें मिला जी, वहाँ पे अच्छे अधिकारी आ रहे हैं। अभी नवनीत सर है, वो अच्छे हैं। उन्होंने इसमें जो एक्सटॉर्शन का मेरा मुकदमा हुआ था, इन 4 के खिलाफ उन्होंने इसमें चार्जशीट दाखिल करवाई। चलिए अब चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं हरियाणा के यमुनानगर थाने पर, जहां मुकदमा अपराध संख्या 33/2024 छेड़खानी, अमानत में खयानत, और फिर यहाँ भी नशीला पदार्थ खिला करके आपने किया था? नहीं, यहाँ पे नशीला पदार्थ नहीं था जी, बस अमानत में खयानत, छेड़खानी और फौर्जरी का मुकदमा दर्ज कराया था। कोई अंजुम नाम की महिला थी, अच्छा, उसके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। फिर क्या हुआ यहाँ? क्या फिर हम वहाँ के जो कप्तान साहब थे उनसे जाके मिले, वे भी अच्छे अधिकारी थे। हमने उन्हें बताया तो उन्होंने हमारे सारे एविडेंस देखते हुए लगभग 20-25 मिनट ली थी और तुरंत थाने में यमुनानगर सदर में फ़ोन किया कि ये फर्जी मुकदमा है, वास्तविकता के आधार पर जांच करके सही निस्तारण करो। तो ये मुकदमा भी एक्सपंज हुआ। चलिए उसके बाद आप पहुंच जाते हैं मुखर्जी नगर। दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ और यह है मुकदमा अपराध संख्या 100/2020, मतलब, और इसमें भी कोई गजाला आ जाती हैं और वह भी मुकदमा दर्ज कराते हैं। क्या है? हाँ सर, ये गजाला जो है सहारनपुर की रहने वाली है और जो हमारे गांव का प्रेमवीर सिंह राणा है, ये भी वहीं सहारनपुर में तैनात रहा। उसी के द्वारा इसने पहले तो एक अलग प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें मेरे सारे परिवार वालों के, मेरी माता बहनों के, पत्नी के, सबके नाम लिए थे। वो जांच में फर्जी पाया गया, कोई मुकदमा इसका दर्ज नहीं हुआ। फिर इसने जो मुकदमा दर्ज कराया, जिस दिन पुलिस ने मुझे वहाँ बयान लेने के लिए बुलाया था, उस दिन इसने दिखाया कि मैंने इसका पीछा किया और इसे मारने की कोशिश करी। इस तरीके से इसने मुकदमा दर्ज कराया वहाँ। वो भी खत्म हो गया? नहीं, अब ये मुकदमा चालू है जी, ये खत्म नहीं हुआ अभी। इसमें कप्तान ने जांच नहीं कराया? नहीं, इसमें सर ऐसा कोई अच्छा अधिकारी नहीं मिल पाए। जैसे यहाँ पे कितने अधिकारी अच्छे मिले जिन्होंने वास्तविकता के आधार पर काम किया, ऐसे वहाँ नहीं मिल पाए। कुल मिलाकर के अच्छे पुलिस कप्तान और अच्छे IPS मिलते गए जिन्होंने संज्ञान लिया, इस युवा की बात सुना, मुकदमे खत्म कराए गए, उलाट करके मुकदमा किया भी गया। लेकिन अफसोस, इतने पैसे इनके लगे। एक ने 3.5 लाख लिया उत्तराखंड में और एक ने 1 लाख रुपया लिया और 5 किलो घी लिया। यह युवा अब LLB की पढ़ाई कर रहा है। जी सर। LLB कर रहा है? जी, LLB कर रहा है। कौन सा साल है अभी? सर मेरी LLB कंप्लीट हो गई, अब तो AIB का एग्जाम होगा मेरा। अच्छा, उसकी तैयारी करूँगा। अब क्या लग रहा है कि ऐसे ही होगा तो आगे क्या हो सकता है? नहीं सर, हम इसमें इतनी स्ट्रगल करिए, मानो आप 14 साल हो गई ये लड़ाई लड़ते लड़ते मुझे। जब लगभग मेरी उम्र, जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए 17-18 साल थी, तब से मैं लड़ाई लड़ रहा और इसमें लगभग मोटा रुपया खर्च हुआ, बहुत मोटा रुपया। आर्थिक स्थिति से भी बहुत जूझे हम, लेकिन कुछ आर्थिक स्रोत क्या है आप लोगों के पास? हमारे खेती है जी, हमारे पास खेती से ही? हाँ जी, खेती से मेहनत करते हैं दोनों भाई और यार? हाँ, खेती से क्या, वैसे तो हम कर नहीं पाते अपने आप, क्योंकि अगर हम करेंगे तो बदमाश हमें मार देंगे। वे इस टाइप के है, पैसे और बदमाश है, उनका काम ही है। अच्छा, अगर कुछ लोगों को बात आपसे करना होगा तो कोई मेल, कोई नंबर जैसे कुछ लोग सहयोग करना चाहें, ऐसे बहुत से अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जो आपकी मदद कर सकें, तो अगर नंबर आप देना चाहें, हम यह नहीं कहेंगे क्योंकि आप परेशान भी हो सकते हैं सर, और हम उनसे बता भी देंगे, तो बताना चाहेंगे या फिर हम क्या करें? नहीं सर, बस आप ये अपने स्तर से वो कर कोई मेल अगर हो बता सकते हैं, क्योंकि नहीं, ऐसे तो मैं नंबर ही बता दूंगा जी अपना, अगर ये बात हो। नंबर भी है मेरे पास, मेल भी है। हाँ, मेल बता दीजिए। मेल चेक करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। मेल बता दीजिए। मेल ID है NIVESHRANA682@gmail.com। अच्छा, नंबर तो आपका सार्वजनिक है? हाँ जी, सार्वजनिक है सर, क्योंकि जब हर जगह IO फोन कर रहा है तो नंबर सार्वजनिक है सर, इसमें कोई वो नहीं। तो जो लोग अगर चाहें इस मामले में निश्चय राणा की मदद करना, तो मैं चाहूँगा कि उन्हें आगे आना चाहिए। हम तो यही मदद कर सकते हैं जो कर रहे हैं,
और पूरे मामले का हमने अध्ययन किया, मोटा मोटा अध्ययन किया। अपने स्तर से जो भी मदद होगी मैं करूँगा। तो निश्चय बाबू अपना बता दीजिए नंबर अगर कोई। हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर है 8449651651। ये मेरा मोबाइल नंबर। हमारी शुभकामनाएं, ऐसे लड़ाकू लोगों को मैं स्थान दूंगा और उनकी बात आप सभी तक पहुंचाऊंगा। जितनी हमारी क्षमता है, दो दो हाथ करने का प्रयास भी करूंगा। इसका असर कितना होता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन परमात्मा ऐसे लोगों को हमारे साथ वार्ता करने के लिए भेजते हैं और उनकी मदद करने का हमें निमित्त बनाते हैं, तो हमें इसके लिए खुशी है। निश्चय बाबू बहुत बहुत बधाई, आपको परमात्मा और भी शक्ति दे, आगे बढ़िए और हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।